वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पेपर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है PYQ यूपीएससी का। सीरीज नंबर है ए मेरे पास। इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यूपीएससी 2025 PYQ में पीटी में आया था पेपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और स्टेटमेंट दिया बॉन्ड पहला, दूसरा दिया प्रतिरक्षा निधियां यानी हेज फंड्स, तीसरा स्टॉक्स और जोखिम पूंजियां। ये चार चीजें दी और इसमें पूछा कि उपयुक्त में से कितने विकल्पों को निवेश निधि माना गया। हम पूछा क्या है, यूपीएससी ने पूछा है कि निवेश निधि ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से निवेश निधि किस किस को माना है। तो हमने ये देखा कि निवेश निधि, हम सबसे पहले इसने बॉन्ड बताया, तो बॉन्ड होता है वो निवेश निधि नहीं होता है। बॉन्ड होता है वो निवेश निधि नहीं होता। तो क्या होता है, मतलब इसको एक पारंपरिक डेबिट, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो बॉन्ड से हम क्या खरीद सकते हैं, ऋण। तो ये तो नहीं हो सकता निवेश निधि। निवेश निधि का मतलब है उसके अंदर क्या होता है कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट, तो ये तो नहीं हो सकता। डेट इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा क्या है, प्रतिरक्षा निधियां, तो जिसमें हेज फंड्स बोलते हैं इसको, है ना। हेज फंड्स क्या होगा, ये हमारा आंसर में आ जाएगा कि ये जैसे कि इसमें नाम में निधि आ रखा है, जैसे कि निधियां होती है वो कैसी की हेज फंड्स है, उसमें हम निवेश कर सकते हैं। तो ये तो दूसरा तो सही बैठेगा। तो तीसरा स्टॉक भी हमारा यही है जो हमने देखा, इक्विटी। तो ये भी तो क्या नहीं हो सकता, निवेश निधि नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता, और ये तो है ही। और चौथा देखते हैं। चौथे में क्या दिया है कि जोखिम पूंजी होता है कि वेंचर कैपिटल्स, है ना। तो वेंचर कैपिटल्स होता है वो क्या होता है, AIF होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए ही होता है। तो ये भी हो गया। तो सेकंड और फोर्थ, इसमें सेकंड और फोर्थ सही है। तो इसमें पूछा भी सही था, तो सही पूछा है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि केवल दो ही सही है, दो गलत है। पहला और दूसरा स्टॉक, बॉन्ड है वो इक्विटी है, जो कि स्टॉक और ये बॉन्ड दोनों के बारे में बोला। तो ये जो बॉन्ड, ये स्टॉक है वो क्या है, इक्विटी। और ये डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या है, बॉन्ड है। तो ये दोनों तो निवेश निधि में नहीं आ सकते, इसलिए ये दो गलत हो जाएंगे। और प्रतिरक्षा नीतियां जिसको हेज फंड्स बोलते हैं, ये हमारे निवेश निधि, और पूंजी जोखिम पूंजी है, ये भी हमारे निवेश निधि में माना जाता है। तो इसलिए इसका आंसर केवल 2 आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की बात करिए। आरबीआई की आय के स्रोत क्या है, यह सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। इसने स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय करना, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करना, पेंशन निधि प्रबंधन, निजी कंपनियों को ऋण देना, और करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत लेंथी बना दिया कि स्टेटमेंट बहुत ज्यादा देखे, इसलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि हमें पूछा पहले क्या है कि आरबीआई के क्या पूछे, कार्य, आरबीआई के आय के स्रोत पूछे, मतलब। तो पहला दिया है कि सरकारी बॉन्डों का क्या करना, क्रय और विक्रय, यानी खरीदना, और सरकारी बॉन्डों को खरीदना और बेचना। तो ये क्या है, इसके आय के स्रोत हैं, बिल्कुल। और विदेशी मुद्रा का क्या करना, क्रय करना और विक्रय करना, तो ये भी है। पेंशन निधि का प्रबंधन करना, ये कोई आरबीआई का काम नहीं है, और नहीं इससे आरबीआई को कोई आय का स्रोत है। तीसरा क्या दिया है इसने, मतलब चौथा दिया है कि निजी कंपनियों को ऋण देना। तो निजी कंपनियों को ऋण देने से भी उसको कोई मतलब, निजी कंपनियों को वैसे आरबीआई कोई ऋण देती भी नहीं है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। और फिर आया कि करेंसी नोटों का मुद्रण करना और वितरण करना, यानी मुद्रण यानी छापना, करेंसी नोट को छापती है, उससे कोई आरबीआई को आय प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, सही उत्तर पूछा है। अब देखते हैं सही में क्या है, या केवल 1 व 2। आंसर तो डायरेक्ट यहीं पे आ गया। दूसरे में देखते हैं, कहीं और है ही नहीं आंसर, तो आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया कि भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार करना। दिया क्या है, संगठन दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी की बात कर रहे हैं ना, ईडी। और दूसरा बोला राजस्व आसूचना निदेशालय, और
तीसरा बोला प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम्स एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय। ये बोला संगठन के कुछ कार्य दिए हैं और संगठन किसके अधीन कार्य करता है ना। इसको हम यहाँ एक काम करते हैं कि यहाँ से मिलान करेंगे इसके साथ में कि जो कार्य हमें ये पता कि ईडी के किस मंत्रालय में आएगा। अगर यहाँ से हम कोई एलिमिनेट कर पाएंगे तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। पहला देखते हैं। पहला दिया हमें ईडी की बात करी। ईडी को इसने पूछा है कि आंतरिक सुरक्षा प्रभाग गृह मंत्रालय, ईडी किस में आता है? गृह मंत्रालय में ना। इसने बताया कि गृह मंत्रालय में ईडी आता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, ना कि गृह मंत्रालय के अंदर। तो गृह मंत्रालय यहाँ से ही कट हो रहा है, पहला यहाँ से कट हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख, अच्छा यहाँ से ये पूछा कि केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ऐसे दे दिया ना। तो चलो हम पहला तो गलत कर दिया, तो पहले गलत होने से क्या हुआ कि तीन तो नहीं हो सकते ना, तो ये तो ऑप्शन गया बाहर। फिर अभी ऑप्शन हमारे पास तीन बचते हैं। फिर आया ये क्या है? राजस्व आसूचना निदेशालय, ये है DRI। तो ये क्या होता है? इसका मंत्रालय कौन सा दिया? राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय। तो मतलब ये तो सही है क्योंकि वित्त मंत्रालय के अंदर ही आता है। और फिर कार्य देखेंगे बाद में, एक बार इस तीसरे को भी देखते हैं। प्रणाली आंकड़ा सिस्टम, ये किसके अंतर्गत आता है? राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय, यानी ये भी सही है। तो इन दोनों के कार्य तो सेम है। ये गलत यहाँ से हो रहा था, ये तो दोनों अभी तक तो कार्य में सेम है। अब एक बार देखते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और उपबंधों को परिवर्तित करता है। तो ये भी यह सही है कि दूसरा यहाँ से मिल रहा था। तीसरा क्या था कि बेहतर नीति और कर वंचनों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहद आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करता है। तो ये आंकड़े की बात थी और आंकड़ा ये बात भी सही है। तो दूसरा व तीसरा ये सही है। दूसरा व तीसरा सही होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो आएगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये पहला गलत है, इसकी वजह से गलत है। कार्य तो सही है लेकिन ये गलत है, और यहाँ से ये मंत्रालय भी सही है और कार्य भी सही है। तो दूसरा तीसरा ये दोनों सही है, तो इसका आंसर आएगा बी कि केवल दो ही सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया इन्होंने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट दिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। अब दो स्टेटमेंट दिए। दो स्टेटमेंट में क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट इन्होंने पूछा है कि RBI है वो भारत के सभी सूचीबद्ध कंपनियों को, तो एक तो यहाँ से भी ये एक एक्सट्रीम वर्ड है ना कि सारी कंपनियों को क्या, तो एक्सट्रीम वर्ड वैसे ही यूपीएससी में गलत ही होता है। तो हम यहाँ से भी एक एलिमिनेट कर सकते थे कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश देता है। तो मतलब ये तो यहाँ से गलत हो जाएगा। और रही बात दूसरी की है कि भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट का प्रकटन करती है और जो मुख्यतः कैसी है, गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि गैर वित्तीय स्वरूप की जो कंपनियां हैं ये BRSR रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात करती है, जो कि कौन निकालता है इसे? RBI। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, और इसमें पहला गलत है। तो हमने देखा कि पहला तो क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये सभी सूचीबद्ध कंपनियां होती है, इसकी बात गलत ही है वैसे। और दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये गैर वित्तीय स्वरूप कंपनियां हैं, इनकी बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है और सही पूछा था हमें, तो आंसर क्या जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया इन्होंने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे स्वर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, देखेंगे तो कि क्या बोला है कि आयकर अधिनियम 1961 की बात कर रहा है
और इधर बोला है कि कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे काम है वो कृषि कार्यकलाप से आय प्राप्त नहीं है, मतलब छूट दे रखी है। तो अब देखते हैं हम कि ऑप्शन पहले को देखते हैं। ऑप्शन पहले को हम एनालिसिस करेंगे तो इसमें क्या बोला कि यानी एक तो कुक्कुट पालन की बात करिए, दूसरा कहा है कि ऊन उत्पादन जैसे सवर्गीय कृषि क्रियाकलाप से आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है, किसी भी कर से छूट प्राप्त है। यहां से ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो यहां से एक्सट्रीम वर्ड दे रखा है ना कि किसी भी कर से छूट प्राप्त है, तो ये एक तो यहां से कट कर सकते थे, तो ये पहला स्टेटमेंट यहां से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा में दिया कि आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961 की बात करी, उसमें क्या होगा कि पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना गया है ना। किस किस को नहीं माना गया है? कृषि भूमि को, ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना गया। तो इसका आंसर ये है कि परिसंपत्ति ग्रामीण कृषि भूमि है उसको क्या नहीं मानते, पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं मानते ना, तो इसलिए ये सही गलत हो जाएगा। इस पे टैक्स भी तो नहीं लगता ना, कैपिटल गेन टैक्स इस पे नहीं लगता है, तो ये आंसर दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या आएगा फिर कि दूसरा सही है और पहला गलत है। वैसे जब पहला गलत हो जाता है ना तो हम ऐसे ही डायरेक्ट, क्योंकि पहला एक में ही गलत होता है कि कथन एक सही नहीं है, बाकी कहीं पे कथन एक सही का नहीं है, मतलब बाकी तीन स्टेटमेंट में एक कथन एक को सही माना गया, ओनली डी है उसमें कथन एक गलत है। तो कथन एक गलत करते हैं दूसरा कथन तो सही ऑलमोस्ट ही ऑलरेडी हो जाता है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन तो वैसे डी आंसर का आएगा। 5 का आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला दिया कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया भारत अपने चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। और तीसरा दिया कि संसद ने 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय ने कुछ अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा संयुक्त लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन का स्टेटमेंट आते हैं ना, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। हमने पहला स्टेटमेंट दिया भारत के खनिजों की बात करिए, तो ये खनिजों में क्या क्या बोला, खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत है वो खनिज सुरक्षा के अंदर क्या है, भागीदारी सदस्य देश है, तो ये तो सही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है कि कि भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों से साधन संपन्न है। मतलब ये एक थोड़ा सा देखा जाता है ना कि सभी 30 अति आवश्यक खनिजों से बोला साधन संपन्न है, तो ये गलत है कि हमारे पास में जो संसाधन है वो ये जरूरी नहीं कि ये 30 ही लिमिट में हो, तो ये हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तीसरा करंट का मुद्दा है 2023 में कि संसद ने 2023 में खान और खनिज की बात करी और क्या लाया है कि विकास विनियम अधिनियम 1957 में संशोधन कर कुछ अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन और पट्टा संयुक्त लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है, मजबूत किया। तो ये वैसे एक लग रहा है कि जनरल सेंटेंस है, तो इसलिए ये सही बैठ सकता है। हम एलिमिनेशन हम ये भी लगा सकते थे जनरली कि ये सही भी हो सकता है क्योंकि संशोधन भी किया हुआ है 2023 में, और इसमें संशोधन करके क्या किया, कुछ यहाँ पे ले रखा ना कि कुछ अति आवश्यक खनिजों की, तो इसलिए ये तीसरा भी सही है। दूसरा गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या सही होगा कि पहला और तीसरा सी में दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 नंबर में दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला दिया कि जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों की अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। दूसरा दिया कि बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक है उसे कंपनी के स्वामी होते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर। पहले को देखते हैं। पहले में दिया है कि
जब जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफल है, उसके आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों की अपेक्षाकृत कम जोखिम होते हैं। स्टॉक धारक है वो उसकी तुलना में बॉन्ड धारक को अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जब कोई कंपनी, अगर मान लो कंपनी नीलाम होती है, तो सबसे पहले किसको पैसे रिफंड करते हैं? तो बॉन्ड धारकों को। तो बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की तुलना में, यानी शेयर होते हैं जो जिसके शेयर ले रखे, जिस कंपनी के शेयर धारक है, कोई व्यक्ति है, मान लो आप टाटा का शेयर ले रखा है, टाटा कंपनी का शेयर ले रखा है किसी ने, और एक व्यक्ति है जिसने ले रखा बॉन्ड। तो बॉन्ड ले रखा है वो उस व्यक्ति को, अगर कंपनी टाटा डूबती है या टाटा कंपनी मतलब दिवालिया होती है, तो अगर सबसे पहले इस बॉन्ड धारक है उसको पैसे रिफंड ज्यादा सबसे पहले किया जाएगा, और सबसे अगर लास्ट में होता है तो उस शेयर धारक को किया जाता है। कोई भी कंपनी हो सकती है, तो इस कंपनी में जो बॉन्ड धारक होते हैं उनको सबसे पहले जोखिम सबसे कम होता है। इसका मतलब ये होता है कि बॉन्ड धारक होता है उनको जोखिम सबसे कम होता है। तो ये स्टेटमेंट पहला सही हो जाएगा। दूसरा होता है कि दूसरे में बोला कि बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि बॉन्ड धारक होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणदाता। जबकि शेयर धारक होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वामी होते हैं। बिल्कुल ये सही है, तो ये क्वेश्चन इजी भी हो जाता है। और दूसरी बात क्या बोली इसने बोला था कि बॉन्ड धारक कैसे ऋणदाता होते हैं और जबकि शेयर धारक होते हैं वो स्वामी होते हैं। तो ये किस बात पे बनता है? क्योंकि जो ऋणदाता होता है, जिसने ऋण दिया, उसको सबसे पहले ऋण वापस करना होता है। ये पूरा क्या कर रहा है? इसका एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए अगर इसको हम देखेंगे ध्यान से, तो ये क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक सही कर सकते हैं, एलिमिनेशन करके भी कर सकते हैं और थोड़ा सा जनरली सोच के भी इसको किया जा सकता है। क्योंकि ये ऋणदाता होते हैं, उनको पहले पैसे दिया जाएगा। ऋणदाताओं को कोई चिंता नहीं रहती है क्योंकि उसको पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन जो स्वामी है, क्योंकि उसकी कंपनी जब डूब गई तो फिर उसके पास तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये शेयर धारक होते हैं वो क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ये ऑप्शन दूसरा और पहला तो सही हो गया। अब बात आई तीसरे की। तीसरा स्टेटमेंट भी दिया इन्होंने कि पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ये कह रहा है कि अगर पुनर्भुगतान की बात आएगी तो उसके लिए क्या करेगा? किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जब बॉन्ड धारक है उनको सबसे पहले पैसे देने की बात आएगी, स्टॉक धारकों को यानी शेयर धारकों को बाद में। तो ये बात भी सही है। तो हम देखेंगे पहले कथन की तो व्याख्या करता है दूसरा, और कथन 1 और कथन 2 की व्याख्या भी करता है। ये भी इसमें कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, और वे दोनों कथन 1 की व्याख्या भी करते हैं। तो मतलब पहला ज्यादा सही बैठ रहा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कथन तो हमारे तीनों ही सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। और ये कहा है कि कथन दूसरा और कथन तीसरा, जब हम दोनों कथनों को मिला के इसकी व्याख्या भी करते हैं। ये दोनों कथन है दूसरा और तीसरा, तो ये क्या करते हैं? ये कथन 1 की व्याख्या भी करते हैं। कैसे? क्योंकि अब कथन दूसरा तो व्याख्या कर ही रहा था, कथन तीसरा भी व्याख्या कैसे कर रहा है कि बॉन्ड धारकों को प्राथमिकता दी जा रही है और शेयर धारकों को प्राथमिकता बॉन्ड धारकों के बाद में दी जाती है। तो इसलिए ये भी इसकी व्याख्या ही कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि पहला तो सही है और दूसरा तीसरा भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारे ऑप्शन से आंसर क्या आ जाएगा? पहला। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि ये सही है और ये भी सही है और ये भी सही, तो ये व्याख्या कर रहा है और ये भी इसकी क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। और हम ऐसे क्वेश्चन में जहां पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हो कि स्टेटमेंट 1, 2 और 3, ये जब 3 स्टेटमेंट दे रखे होते तो उसमें एब्सोल्युटली पहला स्टेटमेंट सही ही होता है। यूपीएससी के अंदर जनरली पहला स्टेटमेंट सही ही होता है। जैसे ऑप्शंस देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कि पहले कथन पहला सही है, इसमें भी देखो पहला और दूसरा दोनों सही है। दूसरा और तीसरे की बात करी और पहले सही बताया, इसमें बताया कि ना तो दूसरा सही है ना ही तीसरा सही, पहले की कहीं गलत बताया ही। इसमें 4 ऑप्शन में पहले को किसी में भी गलत नहीं बताया ना, दूसरे और तीसरे पे ही बात चलती है, पहला तो सही ही है। तो इसलिए हम अगर पहले नहीं भी पढ़े और डायरेक्ट दूसरे और तीसरे से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा ये क्वेश्चन हो गया 7वां। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या दिया इन्होंने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। स्टेटमेंट यहाँ पे भी 3 दे रखे हैं,
तो यहाँ पे 3 दे रखे हैं, लेकिन ऑप्शन देखोगे कौन से सही है, तो ऑप्शन में एक यहाँ पे भी है, ऑप्शन एक है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें ऑप्शन तीनों पढ़ने पड़ेंगे। इसमें स्टेटमेंट तीनों पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट देखो कथन दे रखा है, कथन 1 कथन 2, इसमें देखो इसमें कथन न दे के रोमन संख्या में सिर्फ दे दिया, इसलिए हमें तीनों पढ़ने पड़ेंगे। देखते हैं 8वां नंबर, क्वेश्चन 8 में दिया कि वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृद्ध अंश होता है। अंश यानी हिस्सेदारी, वृद्ध यानी बड़ा। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को रोकता दर्शाता है, मतलब है ना। हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय में हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है, और छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने और इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक नहीं है। ये 3 स्टेटमेंट दिया इन्होंने। अब देखते हैं 3 स्टेटमेंट, इसमें अब वापस ध्यान से पढ़ते हैं कि सभी इक्विटी, ये मैं एक बार पेन लेता हूँ, क्या बोला कि सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृद्ध अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। तो ये पहला सही हो जाएगा कि भारत वैश्विक स्तर पे क्या होता है कि एफ एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम में क्या है कि शीर्ष नंबर पे रहता है, हमेशा ये टॉप पे करता है ना। दूसरा स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दिया था कि एक बार ऐसा समय भी आ गया था कि हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया था। ये कब की बात है, विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार इतना बढ़ गया था कि क्या हुआ था कि एक समय में हांगकांग को भी क्या हो गया, पीछे छोड़ दिया था। तो ये बात रही थी, इसलिए ये भी स्टेटमेंट है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था 24 का, 2024 में ऐसी बात हुई थी कि जनवरी के आसपास में, तो इसलिए उसमें हांगकांग की जापान है, तो वहां पे उसको भी भारत के स्टॉक बाजार ने पीछे छोड़ दिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि छोटे निवेशकों को, दूसरा स्टेटमेंट दिया कि छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या विषय में अपंजीकृत है उसका रजिस्ट्रेशन न कर रखा हो वित्तीय सलाहकारों पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। तो ये सही है, मतलब ये गलत है कि क्योंकि नियामक कैसे नहीं है, क्योंकि सेबी तो काम करता है इस पे, तो और ये बोल रहा है कि कोई नियामक ही नहीं है, तो ये आंसर तीसरा गलत हो जाएगा ना। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा यहाँ पे बैठा है, पहला और दूसरा, इसका आंसर यही आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा यूपीएससी ने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन दिया, हम देखते हैं अभी ये वापस वही क्वेश्चन है, कथन 1, 2 और 3। इसमें हम देखेंगे क्या कि उपयुक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा एक सही है ना। इसमें हम पहला तो सही ही है, हम ये मानेंगे ना, पहला सही है तो हम ये मानेंगे कि पहला सही। वैसे दूसरा का है चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत रूप से कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। तीसरा दिया चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है ना। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, क्योंकि चक्रीय अर्थव्यवस्था है, उसके आगत रूप में कच्चे माल है, उसके प्रयोग को क्या करती है, कम करती है। क्यों? क्योंकि ये माल चक्रीय अवस्था में रहता है, रोटेशंस में चलता रहता है। तो ये बात भी सही बोला। और चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है ना, जो वेस्ट होता था उसको भी कम करती है, तो ये भी सही है। अब ये दोनों एक बार देखना है कि ये व्याख्या करते हैं या नहीं करते, इसलिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम करती है। तो हम ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस की गैसों को कम करती है, क्योंकि जब ये बोला ही बात है किसकी चल रही, ग्रीन हाउस गैसों की, और जब चक्रीय अर्थव्यवस्था होगी तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होगी, कम तो होगी, तो ये भी इसकी व्याख्या कर रही है। और जब सक्रिय अर्थव्यवस्था और अपव्यय को कम करेगा तो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका भी उत्सर्जन कम होगा। तो ये भी तीसरा भी इसका क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन ये है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन पहले की दूसरा व्याख्या कर रहा है और तीसरा भी व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर तो सीधा है कि पहला ही एक आएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है, वे दोनों ही कथन 1 की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 1। नंबर 10 क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन यूपीएससी ने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्या बोला, पहला कथन दिया कि पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सर्जन करती है। देयता यानी लायबिलिटीज
पूंजीगत कैपिटल रेवेन्यूज क्या होता है कि देयता यानी लायबिलिटीज बनाती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। और दूसरा ऑप्शन दिया कि उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तीसरा दिया कि ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सर्जन करता है। पूछा क्या, सही पूछा है ना। तो अब ये नंबरिंग में हमारे पास में क्या होगा, पहले को देखते हैं। तो पहले में क्या कहा इन्होंने कि पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो देयता को सर्जन करती है, मतलब बिल्कुल कि कैपिटल गेन है वो लायबिलिटीज को क्या करती है, बढ़ाती है, या सरकार की परिसंपत्तियों में क्या करती है, कमी। या तो परिसंपत्तियां सरकार के पास में कम होगी, परिसंपत्तियां एसेट्स बोलते हैं ना, तो या तो सरकार के एसेट्स कम होंगे या सरकार के पास में जो लायबिलिटीज है उसको बढ़ाएगी, तभी तो ये कैपिटल गेन होगा। तो हमारी ये मतलब इसको आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो सही। दूसरा दिया इन्होंने कि उधार ग्रहण और निवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। पूंजीगत प्राप्तियां कैसी, कौन किस किस को बताया कि विनिवेश यानी बेचना, किसी चीज को बेचना, उसको ही मतलब क्या कहते हैं, विनिवेश। और जैसे कि एलआईसी गवर्नमेंट की मान लो संस्था है, तो उसके अंदर अगर सरकार क्या करती, बेचती है, तो उसको क्या सरकार ने क्या किया, विनिवेश किया। दूसरा क्या, उधार ग्रहण यानी बाहर से ऋण लेना, तो ये दोनों कैसी है, कैपिटल गेन है, मतलब कैपिटल रिसिप्ट में आएगा ना, तो ये भी दूसरा भी सही है। तीसरा क्या बोला कि ऋणों पर जो प्राप्त ब्याज है वो सरकार की देयता है। अगर कोई ऋण दिया है उसको, उस पे कोई सरकार ने क्या ब्याज प्राप्त हुआ, तो वो कह रहा है सरकार की लायबिलिटीज का बना। तो ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, क्योंकि अगर कोई सरकार ने कहीं ऋण दे रखा था, उस पे अगर सरकार को ब्याज प्राप्त हुआ तो सरकार को देयता बढ़ी नहीं है ना, तो इससे ना तो देयता बढ़ती है और ना ही परिसंपत्तियां कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा है, मतलब इसने इसको कथन को बदल दिया, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा ना। और तो अब इसको क्वेश्चन लगाते हैं कि पहला दिया है ना कि सही है, क्योंकि हमने देखा कि पूंजीगत प्राप्तियां होती है वो कैसी होती, देयता सर्जन करती है। और दूसरा स्टेटमेंट में यही बात है, पूंजीगत प्राप्तियां है वो सरकार की परिसंपत्तियों को भी कम कर सकती है। या तो पूंजीगत प्राप्तियां होगी सरकार की परिसंपत्ति को कम करेगी, या पूंजीगत परिसंपत्तियां है वो क्या करेगी, देयता को बढ़ाएगी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कहा था उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो बिल्कुल विनिवेश करोगे तब भी ये पूंजीगत प्राप्तियां, या फिर उधार ग्रहण करोगे तो भी ये क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो ये तो भी सही है। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि ऋणों पर अगर सरकार को कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उससे सरकार का कोई देयता नहीं, लायबिलिटीज नहीं बढ़ती है, तो ये गलत है। इसलिए ये पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा ए में आएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में कथन दे रखे हैं, उस पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट दिया, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर थे। दूसरा, उनकी कामना थी कि देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। कौन सा सही है, ये बात बोली। अब सबसे पहला देखो, इन्होंने कहा है ना कि प्राच्य विश्व यानी मतलब प्राचीन विश्व की बात है, पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर थे। तो ये बिल्कुल सही है कि उनकी विचारधारा थी राजा राम मोहन राय की, वो प्राचीन संस्कृति से ज्यादा मिलती थी, तो इसलिए उनका ये कथन सही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि पारंपरिक दार्शनिक है उनके प्रति वो क्या थे, मतलब प्राचीन विश्व के पारंपरिक दार्शनिक थे ना, उनके प्रति अत्यंत अनुराग थे और समादर थे, आदर करते थे उनका ना। दूसरा स्टेटमेंट दिया, उनकी कामना क्या थी कि देशवासी कैसे सोचे, तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो और सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को वो क्या करे, माने। तो ये दूसरा भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, पहला और दूसरा सही है दोनों, पहला और दूसरा ये सही है और दूसरा भी सही है, तो इसका स्टेटमेंट सी, आंसर सी आएगा, क्योंकि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और हमें पूछा भी सही था इसलिए। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कि असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार करो। न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, अहिंसा कठोर अनुपालन, उपाधियों और
सम्मानों का और सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्राधिकरण का प्रतिधारण और विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। ये 4 स्टेटमेंट दिया है। अब सबसे पहले को देखते हैं। पहले को इन्होंने बोला है कि न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने की बात। किसके बारे में बोल रहा है? असहयोग कार्यक्रम। असहयोग कार्यक्रम का मतलब था कि न्यायालयों और विदेशी वस्त्र है उनका क्या करो? बहिष्कार करो। तो बहिष्कार की तो बात थी, असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना सरकार का, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। दूसरा बोला था इसमें अहिंसा का कठोर अनुपालन करना। अहिंसा ही सबसे इसमें ज्यादा रोल निभाया था, तो अहिंसा की बात भी इसमें थी। हिंसा नहीं करना मतलब। और तीसरा बात बोला इन्होंने कि उपाधियों और सम्मानों का क्या करो? उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण करो। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मतलब इनके पास ऐसा नहीं था ना कि उपाधियों और सम्मानों का क्या करना? सार्वजनिक रूप से उपयोग न करना, ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरी बात है क्योंकि उपाधियों के त्याग की बात होती थी ना। चौथा दिया है इन्होंने कि विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना करना। ये भी बात कही थी। असहयोग आंदोलन में इसने ये बात कही थी कि गांवों में क्या बनाई जाए? पंचायतें, जिसका क्या करे? विवाद है उनको निपटाया जाए। तो ये बात भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? और पूछा क्या है? असहयोग कार्यक्रम के अवयव क्या क्या थे? पहला, दूसरा और चौथा। पूछा कितने सही है ना? तो कितने हैं? तो 3 सही है, क्योंकि 4 दिया, 1 तो गलती हो गया, तो कितने सही हो गए? 3 सही हो गए। आंसर होगा सी इसका। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दिया कि सिंचाई के काम आने वाला अरगट्टा नामक उपकरण क्या था? यानी अरगट्टा क्या था ये पूछा है। पहला दिया स्टेटमेंट कि एक घिरनी से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। दूसरा दिया एक बड़ा चक्का जिसके अरहों यानी स्पॉक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के बांधे पात्र बंधे हुए, बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र और सीधे हाथों से रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा जल डोल। तो इसमें क्या पूछा था? अरगट्टा के बारे में पूछा ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये दिया था कि घिरनी से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला, तो ये गलत हो गया। और दूसरा बोला कि बड़ा चक्का यानी जिसकी अरहों यानी मतलब उसके स्पोक्स यानी जो तीलियां होती है जो ऐसी वाली, उसकी बात कर रहा है ना। तो स्पोक्स बाहरी छोरों पर मिट्टी के बंधे हुए हो, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। क्या 1 मिनट वापस कि इसने बोला कि जो क्या किसे मिट्टी के पात्र के बंधे हो, मिट्टी का पात्र है उससे क्या बंधे हो? ये स्पोक्स बंधी हुई है ना। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि बैलों द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र हो, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। सीधे हाथों से एक रस्सी खींचा जाने वाला बड़ा जल डोल, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये अरगट्टा के बारे में बात करी थी। अरगट्टा क्या उपकरण है? तो वो क्या कि बड़ा चक्का जिसके अरहों स्पोक्स के बाहरी छोरों पर क्या है कि मिट्टी के पात्र बंधे हो, उसको क्या कहते हैं? अरगट्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं ना। 14 में दिया कि प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मित विलास, विचित्र चित्त और गुणभारा उपाधियां धारण किसने करी थी? है ना। इसका आंसर क्या आएगा कि महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिम्हन वर्मन प्रथम और सिंह वर्मन। ये आंसर मतलब इसके क्या आ सकता है कि इसमें महेंद्र वर्मन है, उन्होंने उपाधियां धारण करी थी कि मितविलास और विचित्र चित्त और गुणभरा। ये गुणभरा उपाधि है, ये इन्होंने महेंद्र वर्मन ने करी थी प्रथम, है ना। तो इसका आंसर 14 का यही आएगा। और बाकी बचे थे सिंह विष्णु और नरसिम्हन, और ये तो तीनों गलत होगा। इसलिए इसका आंसर तो वैसे क्या आएगा कि इन गुणभरा उपाधि है वो इन्होंने उपाधि प्राप्त करी थी, और विचित्र चित्त है और मित विलास, ये तीनों उपाधि किनको मिली थी? महेंद्र वर्मन प्रथम को। इसको मित विलास उपाधियां क्यों मिली थी? क्योंकि ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम है ये क्या कि शराब के शौकीन थे, तो उस मित विलास का मतलब ये होता है ना कि अपनी मस्ती में रहने वाला ना, तो इसलिए इसको उपाधियां मिली थी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आ गया। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। 15 क्वेश्चन दिया कि चीनी तीर्थयात्री फायान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। भारत की यात्रा करने वाले यानी मतलब जो शासक दे रखे हैं, किसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था, है ना। ये क्वेश्चन सिंपल ही है। तो आगे दिया किसका किसका है, ऑप्शन इन्होंने दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, बी आएगा। ये लगा लेते हैं, आंसर क्या आएगा, आंसर तो बी आएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब इसके टाइम में आया था ना। क्योंकि फायान यात्री जो चीनी यात्री है वो किसके टाइम आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। अब देखते हैं पहला क्यों है, क्योंकि इनके जो जो मतलब कौन है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के समय तो नहीं आया था, तो ये इस गलत होगा। दूसरा तो आंसर है ही। और कुमार गुप्त प्रथम है, ये मतलब इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने एक संस्था बनाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय ना, नालंदा। और नालंदा बनाया, नालंदा यूनिवर्सिटी बोले, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। और स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। स्कंदगुप्त के बारे में अपन देखें तो ये कौन है, कि जो हुनों ने आक्रमण किया था, हुनों का आक्रमण हुआ था, हुनों का आक्रमण वो इनके समय में हुआ था ना। तो ये और ये तो गलत हो जाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, बी। इसका आंसर बी ही होगा, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके समय में कौन आया था, फायान। ठीक है, क्वेश्चन 15 तो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर में यूपीएससी ने पूछा कि इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था, है ना। इसका पूछा है कि किसके कहां तक पहुंचा था कोई एक समुद्रवर्ती, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप यानी इंडोनेशिया तक बात करें, सुमात्रा, जावा, ये सब इंडोनेशिया के द्वीप है, सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप। तो ये इसका आंसर, ऐसा कौन सा शासक था, ये जो इनमें से शासक दे रखे हैं, इन शासकों में से ऐसा कौन सा शासक था कि वो यहाँ तक मतलब पहुंच गया था, अपनी सीमा यहाँ तक पहुंचा दी थी, है ना। तो इसका आंसर आएगा कि राजेंद्र प्रथम, है ना, यही आएगा। क्योंकि इसका आंसर राजेंद्र प्रथम इसलिए कि राजेंद्र प्रथम ने ही यहाँ दक्षिणी एशिया तक, दक्षिण मतलब जैसे ये दक्षिण, ये कौन से आते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया है कि ये भारत है, ये भारत है, तो यहाँ इंडोनेशिया यहाँ पे आएगा चाहिए ना। तो इंडोनेशिया यहाँ है, तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्वी दिशा है ना। तो दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रथम, इसने ये 16 शासक था ना। और इनकी जो आर्मी थी वो सबसे शक्तिशाली आर्मी थी, इसलिए इन्होंने ही यहाँ तक एक सुमात्रा, जावा, यहाँ तक अपनी सीमा पहुंचा दी गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, जो कि 16 वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे क्वेश्चन है कि यूपीएससी ने पूछा कि प्राचीन भारत कौन से कहां से बात कर रहा है, 600 से 322 ईसा पूर्व की बात है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। प्रादेशिक क्षेत्र दिया और इस क्षेत्र में बहने वाली नदी की बात करी, अस्मक, कंबोज और अवंती और कौशल, इनमें नदियां की बात करी है कि गोदावरी, विपाशा और महानदी और सरयू की बात है ना। अब इसको अपन एक बार करते हैं कि इसमें अस्मक नदी है जो कि क्या है, इसने बोला था सही सुमेलन करने के, है ना, कितने सही सुमेलित हैं अस्मक नदी। तो गोदावरी की बात करी है कि इस क्षेत्र में बहने वाली नदी है, तो अस्मक प्रादेशिक क्या है क्षेत्र, जो कि कौन सी नदी बहती है वहां पे, गोदावरी, जो कि कौन से दक्षिणी भारत की बात हो रही है ना। और रही बात कंबोज का है उत्तर पश्चिम में, यानी कंधार वगैरह है ना, और उसमें कौन सी नदी की बात करी, विपास। तो ये विपास नदी तो गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो कंबोज में यहाँ पे कौन सी विपास न होके कौन सी होगी, व्यास होगी। तो व्यास नदी की बात होती तो समझ में आता, लेकिन यहाँ से विपास की बात करके यह क्या हो गया, गलत। दूसरी बात है अवंती क्षेत्र,
जो कि महानदी मतलब कौन सी होगी, महानदी की बात है। तो ये महानदी ना होके कौन सी होगी, यहाँ पे अवंती नदी की मतलब अवंती क्षेत्र के अंदर इन्होंने कहा है कि महानदी। तो महानदी कहाँ पे बहती है, महानदी तो बंगाल के वहां पे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहती है क्षिप्रा अवंती में। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अवंती क्षेत्र में महानदी ना बह के क्षिप्रा नदी बह सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। अवंती यहाँ ये महानदी कहाँ होगी, जो कि ये यहाँ पे जो उड़ीसा और बंगाल और इनके यहाँ पे क्षेत्र में बहेगी ना, तो ये महानदी नहीं है, आंसर ये गलत हो गया। कौशल में कौन सी बहती है कि सरयू नदी का बोला, तो कौशल के अंदर सरयू नदी बिल्कुल सही है क्योंकि ये अयोध्या वगैरह यहाँ पे कौन सी नदी है, सरयू नदी। तो अभी इसको आंसर लगाते हैं। पहला इन्होंने सही बोला था, दूसरा गलत है क्योंकि दूसरा विपाशा नदी नहीं है, विपास नहीं है, व्यास नदी है। तीसरा भी गलत है। तीसरा गलत इसलिए क्योंकि ये महानदी है जहाँ पे कहाँ बहती है, उड़ीसा के अंदर है ना। और चौथा सही है ना। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट कितने सही पूछा है, तो 2 ही सही है ना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 18 नंबर। 18 नंबर पे पूछा इन्होंने कि प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था, है ना। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन में कि इन्होंने कहाँ पे किया था, कि ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 के अंदर कहाँ पर स्थापित किया गया था, है ना। तो इस कहाँ पे किया गया था, लाहौर के अंदर किया गया था, ना कि उज्जैन, ग्वालियर और दिल्ली में नहीं। ये कहाँ किया गया था, लाहौर के अंदर। इसका आंसर सीधा ही जाएगा लाहौर के अंदर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बोला कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कि अशोक के अभिलेखों में ज्ञात प्रादेशिक, राजूक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। ये अधिकारियों के नाम दिए कि प्रादेशिक और राजूक और युक्त, ये 3 अधिकारियों के नाम दिए और बोला कि किस स्तर पर महत्वपूर्ण थे। तो इसमें बोला कि ये राजूक है, युक्त है, ये किस जिला स्तर की बात है। जिला स्तर कहाँ है, ग्रामीण स्तरीय, जिला स्तरीय ये रहा। तो इसका आंसर क्या है, जिला स्तरीय। प्रांतीय प्रशासन नहीं और केंद्रीय प्रशासन नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, जिला स्तरीय प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 क्वेश्चन में बोला कि असहयोग आंदोलन की बात है। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पूरा क्वेश्चन था असहयोग आंदोलन का और एक यह भी आ गया। पहला कथन दिया कि कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा स्टेटमेंट दिया इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। दमन यानी रोकना। तो अब देखते हैं पूछा क्या है, सही पूछा है। अब पहले को देखते हैं, पेन चेंज कर लेता है। हाँ, अब देखते हैं। पहला इन्होंने पूछा कि पहला स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस ने घोषणा क्या करी कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना क्या उनका उद्देश्य है। तो ये तो बिल्कुल सीधा सा, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हम स्वराज को प्राप्त करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था। कैसे कैसे, जिसमें सविनय अवज्ञा है और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष प्राप्त न होता और सरकार क्या होती, दमन पे उतर आती। तो ये उनका उद्देश्य था। तो पूछा क्या था, सही पूछा था। तो सही तो दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। इसका मतलब क्या आएगा, आंसर सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन 20 नंबर। आगे हम पढ़ेंगे कल। आज तो हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी का जो बचा हुआ कल पढ़ते हैं।